यह बात उस जमाने की है जब बगदाद के बाजारों में सोने की खनक थी, गलियों में इत्र की खुशबू थी और हर तीसरा इंसान या तो शायर था या सौदागर था या फिर ठग था। उन्हीं दिनों बगदाद के मशहूर कारवां बाजार में एक बड़ा ही अजीबो गरीब इंसान रहता था जिसका नाम था उस्ताद नसीर। अब यह उस्ताद नसीर कोई आलिम नहीं था, कोई हकीम नहीं था और कोई नेक इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था। यह एक ऐसा शख्स था जिसकी जुबान में शहद था, दिल में मक्र था और दिमाग में हर वक्त एक नई चाल पकती रहती थी। लोग उसे तजिर यानी व्यापारी कहते थे, लेकिन असल में वह बगदाद का सबसे बड़ा ठग था। उस्ताद नसीर की दुकान बाजार के बीचों बीच थी। दुकान के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, नसीर एंड सन्स कालीन, रेशम और कीमती पत्थरों का कारोबार। लेकिन जो लोग उस दुकान के अंदर जाते थे वो या तो लुट कर निकलते थे या उलझ कर निकलते थे या फिर रोते हुए निकलते थे। मोहल्ले के बुजुर्ग कहते थे, नसीर की दुकान में जाओ तो अपनी अक्ल घर पर रखाओ, क्योंकि वहां तुम्हारी अक्ल की भी कोई जरूरत नहीं, वह खुद तुम्हारे लिए सोचेगा और वह सोच हमेशा उसके फायदे में होगी। अब उन्हीं दिनों दूर शहर मोसुल से एक नौजवान सौदागर बगदाद आया जिसका नाम था ज़ियाद। ज़ियाद अपने बाप का इकलौता बेटा था। बाप ने उम्र भर मेहनत करके थोड़ी सी दौलत जमा की थी और मरते वक्त ज़ियाद को बुलाकर कहा था, बेटा यह दौलत तेरे हाथ में दे रहा हूं, बगदाद जा, तिजारत कर और अपना नाम रोशन कर। ज़ियाद के दिल में बाप की यह बात उतर गई थी और वह तमाम जज्बात और तमाम उम्मीदें लेकर बगदाद पहुंचा था। वह सीधा सादा था, दुनिया की चालाकियों से बेखबर था और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। जिस दिन ज़ियाद बगदाद के कारावां बाजार में दाखिल हुआ, उसी दिन उस्ताद नसीर की नजर उस पर पड़ गई। नसीर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, नए कपड़े, भरी हुई थैली और चेहरे पर वह भोलापन जो हर ठग को दावत देता है। नसीर के होंठों पर एक मुस्कान आई, वह मुस्कान जो किसी शिकारी के चेहरे पर तब आती है जब शिकार खुद जाल के पास चला आए। उस्ताद नसीर उठा, अपनी चिकनी चुपड़ी जुबान को तैयार किया और ज़ियाद की तरफ बढ़ चला। उस्ताद नसीर ने बड़ी गर्मजोशी से आगे बढ़कर ज़ियाद का हाथ थामा और इस तरह मिला जैसे बरसों का बिछड़ा हुआ दोस्त मिल रहा हो। उसने कहा, अरे भाई, कहां से तशरीफ लाए हो? चेहरे से तो लग रहा है कोई शरीफ घराने के इंसान हो। आओ मेरी दुकान पर बैठो, चाय पियो और फिर इत्मीनान से बात करते हैं। ज़ियाद को क्या पता था कि यह गर्मजोशी असली नहीं बल्कि एक मक्कार ठग की सबसे पहली चाल थी। वह मुस्कुराया और बोला, भाईजान, मेरा नाम ज़ियाद है, मोसुल से आया हूं। बाप की दी हुई दौलत लेकर यहां तिजारत करने का इरादा है। बस यही सुनना था। नसीर को उसके कानों में जैसे मिठास घुल गई और उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। नसीर ने ज़ियाद को अंदर बिठाया, उसके लिए चाय मंगवाई और बातों बातों में उससे पूछने लगा कि उसके पास कितनी रकम है, किस चीज की तिजारत करना चाहता है और बगदाद में उसका कोई जान पहचान वाला है या नहीं। ज़ियाद भोला था, उसने सब कुछ सच सच बता दिया। उसने बताया कि उसके पास 5,000 सोने के सिक्के हैं, वह कालीनों की तिजारत करना चाहता है और बगदाद में उसका कोई नहीं है। नसीर के लिए यह तमाम बातें सोने की खान की तरह थीं। उसने मन ही मन सोचा, अकेला है, भोला है, दौलतमंद है, यह तो खुदा ने खुद मेरे लिए भेजा है। नसीर ने अपना अगला पांव फूंक फूंक कर रखा। उसने कहा, भाई ज़ियाद, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो आज मुझसे मिल गए। मैं बगदाद का सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद कालीन व्यापारी हूं। अगर तुम मेरे साथ मिलकर तिजारत करो तो मैं तुम्हें ऐसा मुनाफा दिलवाऊंगा जो तुमने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। फिर उसने ज़ियाद के सामने एक झूठी मूठी योजना पेश की कि एक बड़े शाही दरबार के लिए कालीनों का एक खास ऑर्डर आया है, माल की जरूरत है, लेकिन उसके पास इस वक्त इतना सरमाया नहीं है कि वह अकेले यह सौदा कर सके। अगर ज़ियाद अपनी रकम लगाए तो दोनों मिलकर यह सौदा करें और मुनाफे में बराबर के हिस्सेदार बने। ज़ियाद की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, शुक्र है खुदा का, अभी बगदाद आया ही हूं और इतना अच्छा मौका मिल गया।
लेकिन जो इंसान बहुत जल्दी खुश हो जाए, समझ लो उसकी मुसीबत शुरू होने वाली है। नसीर ने कहा, लेकिन भाई एक बात है, यह सौदा बहुत जल्दी पक्का करना होगा, क्योंकि 2 और सौदागर भी इस ऑर्डर की तरफ नजर गड़ाए बैठे हैं। जल्दबाजी का यह जाल नसीर ने खास इसलिए बिछाया था ताकि ज्याद सोचने का वक्त ना पाए, और उसकी चाल काम कर गई। जियाद ने उसी शाम अपनी 5,000 सोने की अशरफियां नसीर के हवाले कर दी। नसीर ने बड़े इत्मीनान से वह थैली अपनी अलमारी में रखी। जियाद को एक कागज का टुकड़ा पकड़ाया जिस पर कुछ लिखा था और कहा, यह रहा हमारे सौदे का लिखित सबूत, कल सुबह हम दोनों मिलकर माल खरीदने जाएंगे। जियाद उस कागज को लेकर खुशी खुशी सराय की तरफ चल दिया, लेकिन अगर वह उस कागज को किसी पढ़े लिखे इंसान को दिखाता तो उसे पता चलता कि उस पर लिखा था, यह रकम अपनी मर्जी से दी गई है, किसी जबरदस्ती के बिना। अगली सुबह जियाद जल्दी उठा, अच्छे कपड़े पहने और बड़े उत्साह के साथ नसीर की दुकान की तरफ चल दिया। दिल में खुशी थी, कदमों में तेजी थी और चेहरे पर वह मुस्कान थी जो उन लोगों के चेहरे पर होती है जो यह समझते हैं कि उनकी किस्मत खुल गई है। लेकिन जब वह नसीर की दुकान पर पहुंचा तो उसके कदम अचानक रुक गए। दुकान बंद थी, दरवाजे पर ताला लटक रहा था। जियाद ने इधर उधर देखा, पड़ोस की दुकान वाले से पूछा, भाई नसीर मियाँ कहाँ हैं? पड़ोसी ने कंधे उचकाए और बोला, पता नहीं, कल शाम से दुकान बंद है, न वो आए न उनका कोई आदमी। जियाद के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई, लेकिन उसने अपने आप को तसल्ली दी कि शायद कोई जरूरी काम आ गया होगा। जियाद दोपहर तक इंतजार करता रहा, फिर शाम तक, फिर रात हो गई, लेकिन नसीर का कोई अता पता नहीं। अगले दिन फिर वही सिलसिला, दुकान बंद, नसीर गायब। अब जियाद के दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसने बाजार में जाकर लोगों से नसीर के बारे में पूछा और जो जवाब मिले वो सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक बुजुर्ग दुकानदार ने कहा, अरे भाई, तुम नसीर के चक्कर में पड़े हो? वो तो इस शहर का सबसे बड़ा ठग है। हर कुछ महीनों में किसी नए परदेसी को फंसाता है, उसकी दौलत हड़प लेता है और फिर कुछ दिन के लिए गायब हो जाता है। यह सुनकर जियाद की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके बाप की पूरी जिंदगी की कमाई 5,000 सोने की अशरफियां एक ही रात में गायब हो गई थीं। जियाद वहीं बाजार में एक दीवार के सहारे बैठ गया। आंखों में आंसू थे, दिल में पछतावा था और दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अब क्या करूं? वह बहुत देर तक वहां बैठा रहा। लोग आते जाते रहे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। परदेश में मुसीबत का यही हाल होता है, हर इंसान अपनी धुन में होता है, किसी को किसी की फिक्र नहीं होती। तभी अचानक एक बुजुर्ग की आवाज आई, बेटा क्या हुआ? इस तरह अकेले क्यों बैठे हो? जियाद ने नजर उठाई। सामने एक लंबे कद का बुजुर्ग खड़ा था, सफेद दाढ़ी, सादा लिबास और आंखों में एक अजीब सी गहराई जो देखने वाले को फौरन महसूस हो जाती थी कि यह इंसान कोई मामूली नहीं है। जियाद ने उस बुजुर्ग को सारी दास्तान सुना दी, मौसूल से आना, नसीर से मुलाकात, दौलत का लुट जाना, सब कुछ। बुजुर्ग ने पूरी बात सुनी, एक लम्हे के लिए खामोश रहे और फिर बोले, बेटा, नसीर ने तुम्हारे साथ जो किया वो बहुत गलत है, लेकिन अभी हिम्मत मत हारो। उस कागज को संभाल कर रखो, जो उसने तुम्हें दिया था वही कागज तुम्हारे काम आएगा। जियाद ने हैरानी से पूछा, लेकिन उस कागज पर तो लिखा है कि मैंने रकम अपनी मर्जी से दी है, ये तो मेरे खिलाफ है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, हर चीज वो नहीं होती जो ऊपर से दिखती है। नसीर अपनी चालाकी में खुद उलझा हुआ है, बस तुम्हें सही वक्त का इंतजार करना है। 3 दिन बाद नसीर अचानक वापस आ गया। उसने दुकान खोली, अपनी कुर्सी पर बैठा और ऐसे काम करने लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसे पूरा यकीन था कि जियाद जैसा भोला भाला परदेसी या तो रो धोकर वापस मोसुल चला गया होगा या फिर इस अनजान शहर में अकेला भटकता रहेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन नसीर की यह सोच गलत थी,
क्योंकि उसी दोपहर जियाद अपने हाथ में वह कागज लेकर सीधा उसकी दुकान पर आ धमका। नसीर ने जब जियाद को देखा तो उसके चेहरे पर एक पल के लिए हवाइयां उड़ी, लेकिन वह पुराना ठग था। उसने फौरन अपने आप को संभाला और बड़ी बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बोला, अरे जियाद भाई, आओ आओ, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अचानक एक जरूरी काम आ गया था, इसीलिए जाना पड़ा। जियाद ने वह कागज नसीर के सामने रखा और कहा, उस्ताद, मेरी दौलत वापस करो। नसीर ने वह कागज उठाया, पढ़ा और फिर जोर से हंसते हुए बोला, भाई, इस कागज पर तो तुमने खुद लिखा है कि यह रकम तुमने अपनी मर्जी से दी है। अब मैं क्या करूं? तिजारत में नफे नुकसान तो होते ही रहते हैं। जियाद ने कहा, यह झूठ है, तुमने मुझे धोखा दिया है। नसीर ने बड़ी डिठाई से कहा, धोखे का कोई सबूत है तुम्हारे पास? अगर है तो काजी की अदालत में जाओ, मुझे कोई डर नहीं। यह कहकर नसीर ने इशारा किया कि जियाद दुकान से बाहर जाए, जैसे वह कोई मक्खी हो जिसे उड़ा दिया जाए। जियाद वहां से निकला तो उसका दिल गुस्से और बेबसी से भरा हुआ था। वह सीधा उस बुजुर्ग के पास गया जिनसे बाजार में मुलाकात हुई थी और जिनका नाम था शेख मुराद। शेख मुराद बगदाद के एक पुराने मोहल्ले में रहते थे। उनकी उम्र 70 साल से ऊपर थी, लेकिन उनकी आंखें और दिमाग किसी जवान से कम नहीं था। पूरे मोहल्ले में उनकी इज्जत थी। लोग कहते थे कि शेख मुराद ने अपनी पूरी जिंदगी में इंसानों को पढ़ा है, किताबों को नहीं। जियाद ने उन्हें नसीर की वापसी और उसकी बेशर्मी की पूरी बात सुनाई। शेख मुराद सुनते रहे, मुस्कुराते रहे और जब ज्यादा खामोश हुआ तो उन्होंने कहा, बेटा, नसीर ने तुमसे कहा कि काजी की अदालत में जाओ, यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। शेख मुराद ने जियाद को पास बिठाया और धीरे धीरे समझाने लगे, नसीर सोचता है कि वह कागज उसकी ढाल है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसी कागज में उसकी तबाही छुपी है। बेटा, वह कागज कहता है कि तुमने रकम अपनी मर्जी से दी, लेकिन यह नहीं कहता कि किस लिए दी, और यहीं नसीर फंसेगा। जियाद ने हैरानी से पूछा, लेकिन शेख जी, अदालत में यह बात कैसे साबित होगी? शेख मुराद ने कहा, बेटा, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। आज रात नसीर की दुकान के पड़ोसियों से मिलो। उनसे पूछो कि क्या उन्होंने उस रात देखा था जब तुमने नसीर को दौलत दी थी, और अगर देखा था तो वो गवाही देने को तैयार हैं या नहीं। जियाद उस रात बाजार की तंग गलियों में निकला। रात के अंधेरे में दुकानें बंद थीं, लेकिन कुछ दुकानदार अभी भी अपने दरवाजों पर बैठे होके पी रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। जियाद ने पहले नसीर की दुकान के दाईं तरफ वाले दुकानदार का दरवाजा खटखटाया। उसका नाम था हामिद मसाले वाला। हामिद एक खुशमिजाज, मोटा ताजा आदमी था जो दिन में मसाले बेचता था और रात को गप्पें लड़ाता था। जियाद ने उसे सलाम किया और अपनी परेशानी बताई। हामिद ने पूरी बात सुनी, एक गहरी सांस ली और बोला, भाई, नसीर के बारे में मुझे पूछते हो? उस बदमाश की वजह से इस पूरे बाजार की नाक कटती है। हाँ, मैंने उस दिन देखा था जब तुमने उसे दौलत दी थी और मैं गवाही देने को तैयार हूं। लेकिन भाई, एक बात जान लो, नसीर के दोस्त बहुत हैं इस शहर में, इसलिए जरा सोच समझकर कदम उठाना। यह सुनकर जियाद के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। उसने आगे बढ़कर नसीर की दुकान के बाईं तरफ वाले दुकानदार से मुलाकात की। उसका नाम था यूसुफ कपड़े वाला, एक दुबला पतला तेज नजर आदमी जो कम बोलता था, लेकिन जो बोलता था वो बिल्कुल सच होता था। यूसुफ ने जियाद की बात सुनी और बिना कोई लंबी चौड़ी बात किए सीधा बोला, हाँ, मैंने देखा था। नसीर ने तुम्हें कैसे बहकाया, ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ था। मैं गवाही दूंगा। जियाद ने राहत की सांस ली। 2 गवाह मिल गए थे। वह उसी रात शेख मुराद के पास वापस गया और उन्हें सारी बात बताई। शेख मुराद ने खुश होकर कहा, बेटा, अब नसीर का बचना मुश्किल है। कल सुबह हम काजी की अदालत में जाएंगे। लेकिन उस रात जब जियाद सराय में सो रहा था, उसी वक्त नसीर भी सो नहीं रहा था। नसीर को किसी ने बता दिया था कि जियाद बाजार में गवाह ढूंढ रहा है। यह सुनकर नसीर की नींद उड़ गई। वह अपनी कुर्सी पर बैठकर सोचने लगा।
अगर यह परदेसी अदालत में चला गया और गवाह भी साथ ले गया तो मुसीबत हो सकती है। उसने फौरन अपने दो खास आदमियों को बुलाया। एक का नाम था जब्बार, जो देखने में पहलवान लगता था लेकिन असल में नसीर का सबसे वफादार गुर्गा था, और दूसरे का नाम था सल्लू, जो छोटे कद का था लेकिन जिसकी जुबान में इतना जहर था कि बड़े बड़े लोगों को भी चुप करा देता था। नसीर ने उन दोनों को हुक्म दिया, कल सुबह उन दोनों गवाहों के पास जाओ और उन्हें समझाओ कि अदालत में गवाही देना उनके हक में नहीं होगा। अगली सुबह जब हामिद मसाले वाला अपनी दुकान खोलने आया तो उसने देखा कि उसकी दुकान के दरवाजे पर एक कागज चिपका हुआ था जिस पर लिखा था, जो नसीर के खिलाफ बोलेगा उसका नुकसान होगा। हामिद कागज देखकर कांप गया। उसी वक्त जब्बार वहां आया और बड़े मीठे लेकिन खतरनाक लहजे में बोला, हामिद भाई, तुम बहुत पुराने दुकानदार हो इस बाजार में, समझदार आदमी हो। समझदार आदमी वही करता है जो उसके लिए बेहतर हो। हामिद ने घबरा कर कहा, भाई मैंने तो कुछ नहीं कहा। जब्बार मुस्कुराया और चला गया। उधर सल्लू ने यूसुफ कपड़े वाले के पास जाकर उसके कान में कुछ ऐसा कहा कि यूसुफ का चेहरा पीला पड़ गया। जब जियाद सुबह शेखा मुराद के साथ उन दोनों गवाहों के पास पहुंचा तो दोनों ने आंखें चुराईं। हामिद ने कहा, भाई माफ करना, मुझे कुछ याद नहीं। और यूसुफ ने कहा, मैं बीमार हूं, अदालत नहीं जा सकता। जियाद का दिल बैठ गया। उसने शेखा मुराद की तरफ देखा लेकिन शेखा मुराद की आंखों में न निराशा थी न घबराहट। वो बस मुस्कुराए और धीरे से बोले, बेटा, नसीर ने अपनी चाल चली है, अब हम अपनी चाल चलेंगे। शेखा मुराद ने जियाद को पास बिठाया और कहा, बेटा, गवाह ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन नसीर की जुबान तो है, और जो इंसान ठग होता है वो आखिरकार अपनी जुबान से ही फंसता है। जियाद ने पूछा, शेख जी, आपके जहन में कोई तरकीब है? शेख मुराद ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन इस तरकीब के लिए तुम्हें थोड़ा अभिनय करना होगा और थोड़ी हिम्मत भी चाहिए होगी। जियाद ने कहा, शेख जी, जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ बचा ना हो तो हिम्मत अपने आप आ जाती है। शेख मुराद ने जियाद की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, यह लड़का कमजोर नहीं है, बस अभी तक इसे अपनी असली ताकत का पता नहीं था। उन्होंने जियाद के कान में अपनी पूरी तरकीब बताई और जैसे जैसे जियाद सुनता गया उसके चेहरे पर पहली बार एक असली मुस्कान आई। उसी शाम जियाद नसीर की दुकान पर गया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर न गुस्सा था न रोना था। वह बिल्कुल शांत था, जैसे कोई फैसला कर चुका हो। उसने नसीर से कहा, उस्ताद, मैंने सोच लिया है, तुमसे लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं, मैं हार मान लेता हूं। बस एक आखिरी गुजारिश है, मेरे बाप ने मुझे यह दौलत दी थी, अगर तुम उसमें से कुछ भी वापस कर दो तो मैं मोसुल वापस चला जाऊंगा और कभी तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। नसीर ने यह सुना तो उसके मन में लालच और घमंड दोनों एक साथ उठे। उसने सोचा, यह तो बिल्कुल ही बेवकूफ निकला, खुद हार मान रहा है। नसीर ने बड़ी बेरहमी से कहा, भाई, जो हो गया सो हो गया, तिजारत में ऐसे ही होता है, लेकिन हाँ, तुम अच्छे लड़के हो, कल सुबह आ जाना, कुछ सोचता हूं। ज्यादा वहां से चला गया। नसीर ने मन ही मन खुश होते हुए सोचा, कल इसे 200-400 सिक्के देकर टरका दूंगा, 5000 में से 200-400 देना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उसे क्या पता था कि जियाद का यह सारा नाटक शेख मुराद की तरकीब का पहला हिस्सा था। उसी रात शेख मुराद ने बगदाद के मशहूर काजी अबू जफर से मुलाकात की। काजी अबू जफर एक बेहद इंसाफ पसंद और तजुर्बेकार इंसान थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सैकड़ों मुकदमे सुने थे और उन्हें ठगों की चालों की इतनी समझ थी कि बड़े बड़े मक्कार उनके सामने घुटने टेक देते थे। शेखा मुराद ने उन्हें पूरा माजरा बताया, नसीर की ठगी, जियाद की बेबसी, गवाहों का डरना, सब कुछ। काजी अबू जफर ने सब सुना और फिर कहा, शेखा मुराद, कल सुबह उस लड़के को मेरी अदालत में लेकर आओ और नसीर को भी बुलवाओ, मैं देखता हूं। अगली सुबह जब जियाद नसीर की दुकान पर पहुंचा तो नसीर ने उसे 200 सिक्के आगे बढ़ाते हुए कहा, लो भाई, यह रखो और चुपचाप अपने घर जाओ।
जियाद ने वो सिक्के हाथ में लिए और फिर मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया उस्ताद, लेकिन एक काम करो, एक बार मेरे साथ काजी की अदालत में चलो, वहां यही बात दोहरा दो कि तुमने मुझे यह रकम अपनी मर्जी से दी है। बस इतना करो, फिर मैं यह रकम लेकर चला जाऊंगा। नसीर ने सोचा, अरे इसमें क्या मुश्किल है, अदालत में जाकर वही बात कह दूंगा जो इस कागज पर लिखी है और यह बेवकूफ 200 सिक्के लेकर खुश हो जाएगा। नसीर घमंड में आकर राजी हो गया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। काजी अबू जफर की अदालत बगदाद के सबसे पुराने मोहल्ले में थी। एक बड़ा सा कमरा, ऊंची छत, दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हुई और बीच में एक मसनद पर काजी साहब तशरीफ फरमा थे। उनकी सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें और चेहरे पर एक ऐसा रोब था कि अदालत में दाखिल होते ही हर इंसान की जुबान अपने आप धीमी पड़ जाती थी। अदालत में पहले से कुछ लोग बैठे थे और एक कोने में शेखा मुराद भी बैठे थे, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल इत्मीनान से। जब नसीर अदालत में दाखिल हुआ तो उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। शेख मुराद को देखकर उसके माथे पर एक हल्की सी लकीर आई, लेकिन उसने फौरन अपने आप को संभाला और बड़े इत्मीनान से अपनी जगह पर बैठ गया। उसे अभी भी पूरा यकीन था कि वह कागज उसे बचा लेगा। काजी अबू जफर ने मुकदमा शुरू किया। उन्होंने जियाद से पूछा, बेटा अपना मुद्दा बयान करो। जियाद ने खड़े होकर पूरी बात बताई, कैसे नसीर ने उसे बहकाया, शाही दरबार के झूठे ऑर्डर का लालच दिखाया और 5000 अशरफियां लेकर गायब हो गया। जब जियाद बोल रहा था तो अदालत में बैठे लोग ध्यान से सुन रहे थे और नसीर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। जब जियाद खामोश हुआ तो काजी ने नसीर की तरफ देखा और कहा, नसीर तुम्हें क्या कहना है? नसीर फौरन उठा। उसने वह कागज अपनी जेब से निकाला और काजी के सामने रख दिया। हुजूर यह देखिए, इस कागज पर खुद जियाद के दस्तखत हैं, जिसमें लिखा है कि उसने यह रकम अपनी मर्जी से दी है, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की। काजी अबू जफर ने वह कागज उठाया, पढ़ा और फिर ऐनक उतार कर नसीर की तरफ देखा। नसीर, ये कागज तो ठीक है, लेकिन एक सवाल है, यह रकम किस मकसद के लिए दी गई थी? नसीर ने झट से जवाब दिया, हुजूर तिजारत के लिए, हमने मिलकर कालीनों का सौदा करने का फैसला किया था। काजी ने कहा, अच्छा तो वो सौदा हुआ? नसीर थोड़ा रुका, फिर बोला, हुजूर सौदा नहीं हो पाया, तिजारत में ऐसा होता है। काजी ने कहा, माल खरीदा गया था। नसीर बोला, नहीं हुजूर। काजी ने कहा, तो रकम कहाँ गई? नसीर की पेशानी पर पसीना आने लगा। उसने कहा, हुजूर वो तिजारत के खर्चों में। काजी ने ठंडी आवाज में कहा, कौन से खर्चे? कोई माल नहीं खरीदा, कोई सौदा नहीं हुआ तो खर्च किस बात का? अब नसीर की जुबान लड़खड़ाने लगी। वह एक जवाब देता तो काजी उससे अगला सवाल करते और हर सवाल के साथ नसीर का जाल और तंग होता जाता। अदालत में बैठे लोग अब पूरी तरह चौकन्ने हो गए थे। सबकी नजरें नसीर पर टिकी थीं। तभी काजी अबू जफर ने वो सवाल पूछा जो शेख मुराद ने उन्हें रात को बताया था। नसीर, तुमने जियाद को कल 200 सिक्के दिए क्यों? अगर तुमने कोई गलती नहीं की थी, अगर यह रकम जियाद ने अपनी मर्जी से दी थी तो वापस क्यों दे रहे थे? यह सुनते ही अदालत में सन्नाटा छा गया। नसीर का मुंह खुला का खुला रह गया। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन जुबान ने साथ नहीं दिया, क्योंकि इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। जो भी जवाब देता वो उसे और गहरे गड्ढे में धकेलता। जियादा ने वो 200 सिक्के निकाले और काजी के सामने रख दिए। हुजूर, यह रहे वो सिक्के जो नसीर ने मुझे कल दिए, मुझे माफ करने के बदले में। काजी ने वो सिक्के देखे, फिर नसीर को देखा और नसीर की आंखें झुक गईं। काजी अबू जफर ने नसीर की तरफ देखा और उनकी आंखों में न गुस्सा था न नफरत, बस एक गहरी थकान थी, उस इंसान की थकान जो बरसों से इंसानों की बेईमानी देखते देखते थक चुका हो। उन्होंने धीरे से कहा, नसीर, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सैकड़ों मुकदमे सुने हैं। हर ठग यही सोचता है कि वो बहुत चालाक है, लेकिन चालाकी का अंजाम हमेशा एक ही होता है। आज तुम्हारी चालाकी तुम्हारी ही जुबान से साबित हो गई। नसीर
सिर झुकाए खड़ा था। उसका वो घमंड, वो मुस्कान, वो बेशर्मी सब कहीं गायब हो गई थी। अदालत में बैठे लोग सांस रोके हुए काजी का फैसला सुनने का इंतजार कर रहे थे। बाहर से धूप की एक तिरछी किरण खिड़की से अंदर आ रही थी और उसमें जमीन पर पड़े उन 200 सिक्कों की चमक दिख रही थी जो नसीर की पूरी कहानी बयान कर रहे थे। काजी अबू जफर ने अपना फैसला सुनाया। नसीर को हुक्म दिया जाता है कि वो जियाद की 5000 अशरफियां फौरन वापस करे। इसके अलावा उसे 500 अशरफियां बतौर जुर्माना अदा करना होगा जो इस अदालत के गरीब फंड में जाएंगी। और आज के बाद नसीर की दुकान 7 दिन के लिए बंद रहेगी ताकि उसे सोचने का वक्त मिले कि वो किस राह पर चल रहा है। यह फैसला सुनकर नसीर के घुटनों में जैसे जान नहीं रही। उसने कांपती आवाज में कहा, हुजूर रहम करें, मेरे पास अभी इतनी रकम नहीं है। काजी ने कहा, नसीर तुम्हारी दुकान में जो माल है उसकी कीमत इससे कहीं ज्यादा है और यह बात पूरा बाजार जानता है। 3 दिन का वक्त दिया जाता है। नसीर के सिपाहियों ने उसे अदालत से बाहर ले जाया और जाते जाते एक बार उसने जियाद की तरफ देखा। उस नजर में न नफरत थी न धमकी, बस एक ऐसी हार थी जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। जियाद ने उस नजर का जवाब देने की जरूरत नहीं समझी। वो बस खामोशी से खड़ा रहा। अदालत से बाहर निकलकर शेखा मुराद ने जियाद का कंधा थपथपाया और कहा, बेटा यह दौलत तुम्हारी थी, यह तुम्हारे पास वापस आ गई। लेकिन एक बात याद रखना, असली जीत यह नहीं थी। जियाद ने पूछा, तो असली जीत क्या थी शेख जी? शेख मुराद ने कहा, असली जीत यह थी कि तुम इस पूरे किस्से में कभी बेईमान नहीं हुए। नसीर ने तुम्हें लूटा लेकिन तुम्हारी नीयत नहीं बदली। 3 दिन बाद नसीर ने 5500 अशरफियां अदा कर दी। उसकी दुकान बंद रही, बाजार में उसकी बेइज्जती हुई और वो घमंड जो उसने बरसों में पाला था एक ही दिन में खाक हो गया। जियाद ने अपनी दौलत वापस पाई और उसके साथ 500 अशरफियां भी जो काजी ने जुर्माने में से उसे दिलवाई थीं। लेकिन जियाद ने वो 500 अशरफियां अपने पास नहीं रखी। उसने वो रकम शेख मुराद के हाथों में रख दी और कहा, शेख जी यह आप बगदाद के गरीबों में बांट दीजिए, मुझे बस मेरी अपनी दौलत चाहिए थी। शेख मुराद की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा तुम मौसूल से तिजारत सीखने आए थे लेकिन तुमने यहां कुछ और भी सीखा। जियाद ने कुछ दिन बाद बगदाद में अपनी एक छोटी सी दुकान खोली और इस बार किसी के बहकावे में नहीं आया। उसने मेहनत से तिजारत की, ईमानदारी से सौदे किए और धीरे धीरे उसका नाम बगदाद के बाजार में इज्जत से लिया जाने लगा। और नसीर, वो उस घटना के बाद कभी पहले जैसा नहीं रहा। कहते हैं कि उसने धीरे धीरे ठगी छोड़ दी, शायद इसलिए कि एक भोले भाले नौजवान की सच्चाई ने उसके दिल में कहीं कोई तार छू लिया था। इस किस्से से हमें यह सबक मिलती है कि दुनिया की चालाकी चाहे कितनी ही तेज क्यों ना हो, सच्चाई और सब्र के सामने एक दिन जरूर हार जाती है। उस्ताद नसीर की मक्कारी ने उसे कुछ वक्त का फायदा तो दिया, लेकिन आखिरकार वही चालाकी उसकी रुसवाई का सबब बन गई और जियाद की सादगी और ईमानदारी ने उसे न सिर्फ उसकी दौलत लौटाई बल्कि इज्जत और कामयाबी भी दी। याद रखिए, हर नुकसान असल में एक इम्तिहान होता है और हर सब्र करने वाला अल्लाह की नज़र में कभी खाली नहीं जाता। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप ये कहानी किस मुल्क से देख रहे हैं। मिलते हैं अगले दिलचस्प किस्से के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।